अस्सलामुअलैकुम। आपको स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद कहेंगे। 2023 में हमारी जीडीपी ग्रोथ मनफी 2024 में 2.5%, 2025 में 2.7% थी और महंगाई की शरह 29% से जायद हो चुकी थी। 2023 में 2 हफ्ते के ज़खायर मौजूद थे। उसके बाद मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है और अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है। आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.8 थी, जो अब 0.30% है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर आ गई है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने मुफस्सिल हिकमत अमली अपनाई। पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की गई और पॉलिसी रेट एक साल में 22% से कम होकर 11% पर आ गया है। रवां माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक के एतमाद में मजबूती से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली। जून 2024 तक ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब तक इजाफा हुआ। बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम से ज़र मुबादला के ज़खायर को $16 अरब तक ले जाने में मदद मिली। जीडीपी के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से 65% पर आ गई, यानी कमी हुई। टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ। शोबा तवानाई में शानदार इस्लाहात हुई और एक साल में तारीखी रिकवरी भी हुई है। कर्जों की अदायगी में 800 अरब बचाए। पेंशन इस्लाहात में खातिर खा पेशरफ्त हुई। आने वाले वक्त में 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग होगी। मशीनरी और ट्रांसपोर्ट की नमू बढ़ी है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। रवां साल तरसीलात ज़र 37 से 38 अरब डॉलर रहने का इम्कान है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद मजबूत हुआ है। जुलाई से मई के दौरान टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। सनतों की नमू में 6% तक इजाफा हुआ। खिदमात के शोबे में 2% से जायद इजाफा हुआ। रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में 30% तक का इजाफा हुआ। ज़रई शोबा महज 0.6% तक ही बढ़ पाया। अकाउंट्स $10 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। गुज़श्ता 20 साल में पहली बार प्राइमरी बैलेंस सरप्लस हुआ है। मईशत का हजम 30 और बेहतर अरब डॉलर के मुकाबले में $411 अरब हो गया है। फीकस आमदनी $162 के इजाफे से $1824 तक पहुंच गई है। बरामदात 6.8% इजाफे से $27 अरब 30 करोड़ तक पहुंची हैं। आप लोगों के लिए सवाल भी इसी तरह है कि 2023 में जीडीपी ग्रोथ मनफी, 2024 में 2.5%, 25 में 2.7%। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम माशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हैं। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ सरकारी आदादो शुमार की तायद कर रहे हैं? ज़ैगम साहिब पढ़ रही थी तो पिछले कई साल याद आ जाते हैं कि आप इसी तरीके से जब बजट सर पर आता है तो नंबर्स याद करना और समझना शुरू करते हैं कि नंबर्स क्या बता रहे हैं। क्या वाकई आवाम को फ़ायदा हो रहा है? क्या वाकई मईशत इस्तेहकाम की जानिब है? 2 साल तो बहुत मुश्किल गुजरे हैं और आवाम का काफ़ी खून पसीना जिसे कहा जाए उसे निचोड़ा भी गया है और निकाला भी गया है उसकी जेब से। आपको लगता है कि डायरेक्शन दुरुस्त हो गई है? जो नंबर्स आज सामने रखे गए हैं वो ग्राउंड फैक्ट के साथ मैच करते हैं, हकाइक के साथ मैच करते हैं? आयशा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हाँ और ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहां तक दुरुस्त सिमत में जाने की बात है तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ऑपरेशन थिएटर से निकली है और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद है। रुख का तयन तब होगा जब ये चलना शुरू करेगी, और चलने से क्या मुराद है, जब ये ग्रोथ लेना शुरू करेगी। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से अब भी हम इतनी बड़ी मुसीबत में से गुजरे हैं, और इतनी बड़ी मुसीबत में से ऐसे नहीं गुजरे, भी गलत पॉलिसियों की वजह से गुजरे हैं, वो भी बुरी मैनेजमेंट की वजह से गुजरे हैं। ये उफ्ताद भी आसमान से नहीं आई थी, और ये किस लिए आई थी, और ज़्यादा बल्कि तमाम किस वजह से आते हैं कि पाकिस्तान डॉलर कमाता कम है, ख़र्चा ज़्यादा करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ख़ास तौर पर जब ग्रोथ आती है, जब आजकल जैसी ग्रोथ हो तो जाहिर है तरक्की नहीं है तो डॉलर के आप कहाँ खर्च करेंगे, लेकिन जैसे ही तरक्की आती है, क्योंकि वो एक नकली तरक्की होती है, वो सही प्रोडक्शन पे बेस नहीं होती, एक्सपोर्ट पे बेस नहीं होती, तो जब तरक्की आती है तो आप डॉलर के खर्च करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, तो फिर आपको पड़ता है घाटा, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जब डॉलरों का घाटा पड़ता है तो फिर मुसीबत आती है। आपके डॉलर के ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं, आप भीख मांगने, उधार मांगने IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्तों के पास पहुंचते हैं, और उसके नतीजे में फिर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता है। महंगाई का तूफान आता है, मुसीबत आती है, ज़िल्लत आती है, और फिर IMF के पास जाके संभालते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन आती है और फिर चलने लगते हैं तो फिर गिरते हैं।
تو یہ والا جو سوال ہے اس کا جواب ملے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، شاید 1 سال بعد، کیونکہ یہ جو نمبر ہے خوفناک نمبر ہے کہ جب ہماری ترقی کی رفتار 3.5 سے اوپر ہوتی ہے. یہ ایک رپورٹ میں تھا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایک رپورٹ میں تھا کہ 3.5% سے جب اوپر ہوتی ہے تو اس وقت پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا ہے. تو ابھی خطرے کی لائن پر ہم نہیں پہنچے. آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ 2.7% گروتھ انتہائی کم ہے. اتنی بڑی آبادی والے ملک میں 2.5% جہاں آبادی کی رفتار ہو، جہاں پہ اتنی بڑی مصیبت ہو، 20 لاکھ نوجوان نوکریوں کے لیے ہر سال نئے نکلتے ہوں، ان کو نوکریاں نہ ملتی ہوں. اور آپ دیکھیے جو رپورٹ ہے، ایک چیز مجھے بڑی دلچسپ لگی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی سٹیٹسٹکس کیا ہیں. ارے بھائی اپنے خطے میں دیکھو، ہمیں یہ کمپیریزن کر کے بتاؤ کہ ساؤتھ ایشیا میں کیا ہے جہاں 6% کی گروتھ ہے، اور ہماری آپ نے جو بتایا کہ 2.7% پہ پہنچے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. تو آئی تھنک دیر آر ہیوج چیلنجز اہیڈ جو ابھی کرنے ہیں. زینب صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ جسے چلیں یہ کمال ہے، یہ اصل ہے، جینون ہے جہاں تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اس کی جینوینٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اس وقت اگر ہم قومی پیداوار کے مقابلے میں قرضے کی بات کریں تو وہاں بھی ایک امپروومنٹ دکھائی دے رہی ہے کہ 68% سے کم ہو کر 65% پر آئی ہے. کیا وہ نمبر بھی جینون ہے، وہ معیشت میں بہتری کا اشارہ ہے، یا قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی اور حکمت عملی ہے؟ مطلب وہاں بھی نمبر جینون ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے اگر دیکھیے 2 باتیں آپ کی. ایک تو یہ کہ کیا اس عرصے میں کچھ بہتری آئی ہے؟ آپ 2 سال کے ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں. 2 سال کے ٹائم فریم پہ بہت ہی اچھا ہے یہ. اگر آپ صرف 2 سال کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پیچھے نہیں جا رہے کہ مصیبت آئی کیسے تھی، آپ ابھی آگے نہیں جا رہے کہ آگے چیلنجز کیا ہیں. اور اس دستاویز میں بھی 2 سال ہی کی بات ہے. 2 سال کے حساب سے اس ٹیم کی، اس وزیر خزانہ کی، اس اسٹیٹ بینک کے گورنر کی شاندار کارکردگی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان 2 سال میں یہاں تک لانا، اس کو سنبھالنا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. لیکن اس میں بہت بڑے گیپس بھی ہیں. صرف ایک گیپ آپ دیکھ لیجئے کہ 2.7% گروتھ ہوئی، زراعت کی کتنی ہوئی، جس سے 40% لوگ روزی کماتے ہیں. 0.5% اوورال گروتھ ہے. اور کراپس میں جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو بڑی کراپس ہیں، اس میں 13% جو ہے وہ کمی آئی ہے. بالکل ایسا ہے نا جی. تو آپ کا اوورال کراپ سیکٹر جو ہے اس میں بھی 6% گراوٹ آئی ہے. تو آپ ان 40% پہلے ہی جو غریب ہیں ان کا تصور کیجئے کہ آج ان کی کیا حالت ہو چکی ہے. ان 2 سال میں وہ مزید کتنی مصیبت میں گئے. تو بہت سے ایریاز مس کرے. اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں آخر میں، یہ ہے کہ زراعت کی جو انہوں نے ٹرانزیشن کی ہے، جو خود سے کی ہے اور IMF کے کہنے پہ کی ہے، اس کو انہوں نے مینج بہت بری طریقے سے کیا ہے. صوبوں نے بھی، مرکز نے بھی سارے کا سارا وزن اٹھا کے انہوں نے وہ پتھر جو ہے وہ کسانوں کے سر پہ پھینکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو مینج نہیں کر سکے. درست ہو گیا. یہ ایک ہمارا بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم کہیں بھی ٹیکل نہیں کر پاتے. اس پہ بات کریں گے. شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں جو گروتھ دکھا رہے ہیں 23 سے اب آج 25 تک، مائنس سے 2.7 بتا رہے ہیں، آپ کے خیال میں زمینی حقائق سے میچ کرتا ہے؟ کنٹینیوٹی آپ سمجھتے ہیں کہ رہے، کنسسٹنسی رہے تو اپورڈ رہے گی ڈائریکشن، کہ یہ ہم اس سے زیادہ کر ہی نہیں پاتے ہیں جو اوپر زیغم صاحب بات کر رہے تھے؟ اچھا عائشہ، ایک تو بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے بجٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات کرنا. یعنی آج آپ نے دیکھا کہ ماہر معاشیات ہونا پڑتا ہے، شماریات ہونا پڑتا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کوئی بات کمنٹ کر سکیں. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ واجبی سی شناسائی کے بعد، تو ہم اس لیول کی بات کرتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی بری لگے یا غلط لگے تو پلیز معاف کیجیے گا. لیکن چند چیزیں بڑی آبویس ہو کے سامنے آئی ہیں، اس کا میں ذکر کرتا ہوں. ڈیٹا پہ سوال اٹھا آج وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کے دوران. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پہلے تین جو تھے کوارٹرز اس سال کے، اس میں آپ نے پہلے 3 کوارٹرز میں 1.6 1.7 1.6 کے قریب آپ نے گروتھ دکھائی 3 کوارٹرز میں. اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ مجموعی سالانہ گروتھ جو ہے ہماری وہ 2.7 ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2.7 ہماری جو اینولائز گروتھ کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے چوتھا کوارٹر جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، جو 30 جون کو ختم ہوگا، ہماری گروتھ کم از کم 5% کے حساب سے بڑھنی چاہیے. تو یہ بتا دیں کہ کیا واقعی ہماری گروتھ 5% بڑھی ہے؟ جس کا جواب انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا میرا نہیں ہے،
یہ ڈیٹا مجھے گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. تو گورنمنٹ نے جو مجھے بتایا ہے، آپ کا سوال بالکل مناسب ہے، لیکن میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جو مجھے گورنمنٹ نے دیا میں نے وہ آپ کے آگے بیان کر دیا. وزیر خزانہ آپ کے ملک کا یہ کہہ رہا ہے. اس سے کیا پتہ لگا آپ کو؟ اسے یہ پتہ لگا کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے اندر ایک وزیر خزانہ ہے جو کہ مینیجر کا کام کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے، فسکل مینجمنٹ. صرف پالیسی جو ہے وہ شاید ڈار صاحب بناتے ہیں وزیر خزانہ کو سامنے بٹھا کے، اور باقی لوگوں کو، جس میں وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنا ڈالر خریدا جائے گا، کتنا ڈالر جو ہے مارکیٹ میں پھینکا جائے گا، ڈالر کا ریٹ کہاں پہ رکھا جائے گا، کس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے، 275 207 70 پہ آنا چاہیے، لیکن بہر صورت یہ ایک ایسی سچویشن. بینک کا ریٹ کیا ہونا چاہیے، پالیسی ریٹ، وہ بیچ پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا، ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ وزیر خزانہ سے اوپر ہے، اور اس کا تعلق اس سے بالکل کسی قسم کے اسٹرکچرل ریفارم سے نہیں ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ کرتے ہیں. اسٹرکچرل ریفارم وزیر خزانہ یہ نہیں بتا پایا ہمیں کہ کون سے ہونے چاہیے. ان کو پتا تو یقیناً ہے، لیکن وہ بتا نہیں پاتے، اور یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ میں کر کیوں نہیں سکتا. یہ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے، کیا اس میں ٹیکس جمع کرنے کا مسئلہ ہے، کیا اس کے اندر ٹیکس لینا مسئلہ ہے. جیسے کہ آج آپ نے ذکر کیا، اس کا بھی زراعت کی بات ہو رہی تھی، 24% ہے آپ کی معیشت کا حصہ، لیکن ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ 1%. اب یہ ڈسٹارشن جو ہیں آپ کے نظام کے اندر، کہ زراعت آپ کی 24% ہے آپ کا حصہ، وہ سب کے سب، آج خالد کھوکھر صاحب کو سننا تھا آپ نے، وہ رو رہے تھے بالکل سے کہ تباہ ہو گیا کسان، تباہ، بالکل چھوٹا کسان تباہ ہو گیا، چھوٹا کسان تباہ ہوا. لیکن جو بڑا، جو مگرمچھ کسان ہے، اس کو تو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے ان چیزوں کا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ اپنا منافع کم پا رہا ہے، اس لیے وہ چیخ رہا ہے. شاید خالد کھوکھر صاحب انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ٹیکس 1% دیتے ہیں صرف. اچھا، ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا جی کہ اگلے بجٹ میں، یعنی جو سال ابھی گزر رہا ہے، اس میں 5800 ارب روپے کی مراعات، یہ جو سبسڈیز جنہیں کہا جاتا ہے، مختلف شعبوں کو دی گئی. اچھا، اب مجھے بتائیے، جس وزیر خزانہ کے پاس 5800 روپے کی ایک پورے کا پورا پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سٹوریج پڑی ہے، وہ کیسے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا کیسے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. تیسرا، ایک اور جگہ جہاں سے استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ کہ ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے پالیسی کی، وہ SIFC ہے. تو SIFC ڈار صاحب اور وزیر خزانہ کے درمیان میں بٹا ہوا ہے آپ کا خزانہ کا اور وزارت معیشت کا پورا نظام. اب یہاں پہ چونکہ سینٹرلی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، اس لیے ویژن آ ہی نہیں سکتی. ویژن شہباز شریف صاحب کی ہے، جو کہ ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یا کس طریقے سے لے کے جانا ہے. دیکھیے، ان کے اپنے پولیٹیکل سیکٹرز ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو اس لیے آپ عام آدمی کی تو بات چھوڑ دیجئے، یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو پالیسی میکنگ ہے، یہ جس قسم کا بھی سٹرکچر ہے، یہ سارے کا سارا ایک اشرافیہ کی معیشت کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے، تو اس کی تو ذکر ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس چیز کا ذکر نہیں ہے جو کہ ہمارے ایک عام آدمی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. ساری کی ساری ٹیکسز آپ کو آئل کے اندر ملیں گی، گیس کے اندر ملیں گی. وہ کہتے ہیں جی ہم انرجی پالیسی ہم نے کمال کر دیا. کیا کر دیا؟ غریب کو مار کے رکھ دیا انرجی، بجلی کی قیمتوں کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب جس چیز کو ہاتھ لگاؤ اس کے اندر سے آپ کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پھول رہو، اس کے اندر سے گند اور بدبو نکلتی ہے. یہ ہے بدقسمتی، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے وزیر خزانہ وجہ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک وجہ نہیں ہے، یہ وہ سوچ وجہ ہے جو کہ کبھی بھی اس پورے نظام کو ایک جگہ پہ مرکوز ہو کے اس کا کوئی رستہ نہیں تعین کرنا. درست ہو گیا. شہزاد صاحب واپس آئیں گے، ذرا ٹیکس پہ بھی بات کریں گے جو کہ ہمیشہ کی ایک بیماری اور مسئلہ بنا ہوا ہے. حماد صاحب، یہ جو گفتگو جہاں پر آگئی کہ مینجمنٹ اور پالیسی میکنگ، یعنی کہ جو اشرافیہ کی سوچ ہے، پیسے دینے، یعنی کہ جو ٹیکس کا پیسہ جن لوگوں سے اکٹھا ہوتا ہے ان کے لیے سوچا نہیں جاتا. اب میں نمبرز کو دیکھ رہی تھی تو صنعتوں میں ترقی 6% ہے، گاڑیوں کی صنعت میں 48% ہے، اور اگر آپ زرعی شعبے کی نمو دیکھیں، اوپر زیغم صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ 0.6% پر کھڑی ہے. اہم فصلوں کا تو خیر حال ہی بہت ہے، کسان فصل لگانے سے بیٹھ گیا، بلکہ ارادتاً بھی نہیں لگانا چاہ رہا کہ منافع نہیں ہے. یہ بڑی وارننگ ہے ایگریکلچر کے لیے، جس کو ہم اپنی بیک بون کہتے تھے. یہ کنزیومرزم کا فروغ ہے جو ہے وہ زراعت کی بدحالی کی وجہ بن رہا ہے. ہماری فوڈ باسکٹ ختم ہو رہی ہے، توجہ ہی نہیں ہے، پالیسی میکرز کی توجہ ہی نہیں ہے، یا پھر موسمیاتی تبدیلیاں. کیا وجہ کیا ہے کہ ہم اتنا اگنور کر رہے ہیں سیکٹر کو؟ یہ آپ نے درست کہا کہ بہت سی پالیسیز ایسی رہیں پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں بھی، اور بالخصوص ہم نے دیکھا بھی پچھلے سال، بالخصوص جب گندم کی فصل آئی تھی تو ہم نے سب اس پہ بات کرتے رہے. ہماری اس میں کوتاہیاں ہیں، حکومتوں کی کوتاہیاں ہیں، لیکن اوور آل پالیسی جو ہے وہ پرائس کرنا اور اس کو وقت پہ خریدنا، اور وہ یہ ساری باتیں بھی اس میں شامل تھیں. پچھلی دفعہ تو وہ بہت ظاہر ہو کر وہ ہمارے سامنے آ گئی تھیں.
अच्छा, गवर्नमेंट को ये क्या बजट बना, क्या हुआ, इस पे हम एक यानी मुब्तदी की राय, जिनका ये बराह रास्त तो शोभा नहीं है, ये हुकूमत जो है ये एक कंसिस्टेंसी है जो हमें नज़र आ रही है अगर हम इन 2 सालों पे नज़र डालते हैं। एक यानी रिस्पॉन्सिबल कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबल वे में इसको परसू किया जा रहा है। इसको एक ट्रांसपेरेंसी भी आप कह लीजिए, यानी फजिंग वगैरह जिस तरह होती है, वो भी मामला कम से कम अपेरेंटली हमें अभी तक सामने कोई बात ऐसी नहीं आई है। तो ये मामला चल रहा है और उसके हमें आसार भी नज़र आ रहे हैं, यानी हम कोई इनकलाबी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। ये एक जिस तरह दोस्त कह रहे हैं समत तय हो रही है, एक डायरेक्शन बन रही है, एक कम से कम जो लर्जा बरअंदाम थी आपकी मईशत, उस आप फेज से निकल रहे हैं और एक अपने पाँव, फाइंडिंग इट्स फीट जिसे कहते हैं, वो आप अमल देख रहे हैं। अब इसके ऊपर अच्छा चले शेर सुनने पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे पे भी शेर आ गया। मैं आप बहुत इत्र है वो सारी बात का कुन जिसे कहते हैं ना, यानी मरकजी नुक्ता। ये रोशनी तो कहीं से अता हुई है मुझे, मेरे कमाल में मेरा कमाल थोड़ी है। वाह। यानी ये IMF की दी हुई समत है। IMF ने हमें मतलब जो हमारी टीम की इतनी तारीफ हो रही है, आपने वो रख दी एक तरफ और सब कुछ IMF का दिया। ये जो रोशनी आता हो रही है, जिस गरीब के घर की रोशनी बुझ रही है, उसका क्या करना है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि IMF ने तो पहले भी बहुत सी हुकूमतों को दिया। हाँ। हमने उनकी खिलाफ वर्जियाँ भी की, हमने मुआहदे तोड़े भी, हमने बदनामी भी कमाई। मैं वो कह रहा हूँ कि आप जब जाते हैं उनके पास कुछ महीनों के बाद, तो वो कहते हैं हाँ भाई आपके साथ जो बात तय हुई थी आप उसी समत में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो हमने अब भी ये करके किया है और हुकूमत ईमानदारी से मेरे ख्याल जो मुआहदा है उसको ऑनर कर रही है। तो हमारे से जो मुताल्लिक चीज़ें हैं, बाकी तो GDP, ये जो हम कहते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई, डेट के साथ रेशो बेहतर हुई, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमने सेक्टर्स की भी बात भी कर ली कि कहाँ पर हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत मामला गड़बड़ जा रहा है, और जहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है वहाँ पर उस तरह नहीं हो रही जैसे कि हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम उसे कबूल कर लेंगे। महंगाई के हवाले से बात करना चाहिए कि जो हमारा यानी बराह रास्त, अब मैं सीधा आवाम, जो लोग सुबह शाम चाय पत्ती और आटा चावल चीनी इस चक्कर में होते हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंचा है। स्टेबल हुई है मार्केट, ज़रा खड़ी हुई है। जिस तरह वो बगटुट भाग रही थी और कीमतें जो थी वो मुसलसल दिन रात बढ़ती थी, और हर महीने जब वापस आती थी बेगम साहब तो वो कहती थी भाई इस दफ़ा बिल ज़्यादा बना, चीज़ें तो वही नहीं है। यानी इतनी तेज़ी से वो इन्फ्लेशन आपको हिट कर रही थी। तो उसमें बेहतरी, हत्ता कि मेरा ख्याल है ये भी कहने में कोई बाक नहीं होना चाहिए कि ईद के मौके पर भी यानी मैंने जो देखा वो प्याज टमाटर वगैरह वही कीमतें थी जैसे कि वो हुआ करती थी। हालांकि लोग बड़े कंट्रोल में रही, जी कंट्रोल में रही। फल वगैरह जो बुनियादी चीज़ें हैं जो लोग आम ख़रीदते हैं, और आप फिगर्स भी देखें तो वो आपको मेरा ख्याल है 29% से आ रही है, नीचे 4.6 पे आई है जी। तो ये बहुत बड़ा एक, और ये इशारा कर देने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जो $17 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडीज़ हैं, ये हमारा एक मसला है, हम इस पर बोलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मराहत वारा का सिलसिला जो है इसकी बड़ी वजाहत होनी चाहिए। हमने दी, मुख्तलिफ शोबों को दी, ये नहीं, हम जानते हैं कि ये मराहत किन लोगों को दी जाती हैं, किन इदारों को दी जाती हैं। ये एक ऐसा मामला है जो बुनियाद हमें हिट करता है, ये लोगों को हिट करता है, ये पैसे हैं हमारे, या आप इसके लिए हमारा नाम इस्तेमाल करके दुनिया में कशकोल लेकर निकल जाते हैं। तो ये स्पेंडिंग का जो तरीका है हम इसे अच्छा नहीं समझते। आप समझते हैं कि ये भी अपनी तरह की अनोखी बात है कि गरीबों से पैसे लेकर इस मुल्क में अमीरों को सब्सिडी दी जाती है। ये बुनियाद ही इसमें एक टेढ़ है और कजी है। मेरा ख्याल है इसको दूर करना चाहिए, और इस पर बहुत बात हमने की है कि आप डेवलपमेंट बजट तो काट देते हैं कि जी वो हमने इधर बढ़ानी है, इस बार भी कट जाएगा। तो इसके बजाय आप सीधी जो चीज़ कटने वाली है उसे काटिए ताकि हम आपके ममनून एहसान। वो तो बहुत कहते हैं हमने अखराजात बहुत कम किए, मगर अवाम का फिर भी एतराज़ रहता है कि हुकूमत के अखराजात कम नहीं होती है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे शरह सूद 1 साल में 22% से 11% आई, क्या मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ी, और फिर टैक्स, कहते हैं टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई, लोग भी ज़्यादा टैक्स देने को आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या वाकई फ़ायदा हुआ और रिफॉर्म्स हो पाई? इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हुकूमत की जानिब से जब इकोनॉमिक सर्वे सामने रखा गया तो कंपैरिजन में रखा गया है 2023 के GDP जहां ग्रोथ मनफी थी, फिर 24 जहां 2.5% थी, और अब 25 को 2.7% कहकर एक स्टेबिलिटी शो अप की गई है। आपके ख्याल में क्या ये ग्राउंड फैक्ट से रिलेट कर रही है? और फिर ये भी कहिएगा कि क्या 24 में हम 2.5% तक महदूद क्यों रहे? ये जितनी भी ग्रोथ नजर आ रही है इसके पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी, मालियाती बहरान, या फिर वो आलमी हालात की भी बात कर रहे हैं? रीजंस क्या हैं? देखिए इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक शदीद क्राइसिस में चल रहा है पिछले तकरीबन 3-4 साल से। और हमने देखा है कि मिफ्ता साहब का बजट आया, उसके बाद इसहाक डार साहब ने बजट दिया, फिर अब औरंगजेब साहब का भी ये शायद दूसरा बजट है जी। लेकिन जो प्रोग्रेस है वो हम उसी तरह एक स्टैग्नेशन में है। हम जमूद में है, 2% या 0% या 1%। ये तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हम 8-10% की बात करते थे ग्रोथ की। और जब मैं था वज़ीर खजाना तो 9% को हमने एक दफा एक्सीड किया था। सो आई थिंक अगर तो बात अब आ गई है कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिखाना है और उसमें फिर कोई किसी किस्म की विक्ट्री डिक्लेयर करनी है, तो फिर तो हालात बहुत खराब हैं। बेसिक पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इकोनॉमी जो है एक स्टैग्नेशन में है, एक जमूद में है। वो ग्रो नहीं कर रही, वो जॉब्स नहीं बना रही। और पाकिस्तान एक बहुत यंग मुल्क है जहाँ पे एक यूथ बल्ज है, जो 25 साल से कम उम्र के बेशुमार लोग हैं। और ये बच्चे जो हैं ये वर्क फोर्स में आना चाहते हैं। इनके हर साल तकरीबन 30 लाख के करीब बच्चे वर्क फोर्स के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जॉब्स बन नहीं रही। इसको अकोमोडेट करने के लिए 6-7-8% ग्रोथ चाहिए। तो मेरा तो सवाल ये है कि इतने वजीर खजाना हमने लगाए हैं तो हम वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं, तो किस बात की हम सेलिब्रेशन करें? और उस पे भी फिर बात आ जाती है कि भाई आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि इस मसले से निकलें, हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7-8% पे जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो क्राइसिस ना क्रिएट करे। और ये जो हमारी इस वक्त IMF के 25-26 प्रोग्राम हो चुके हैं और उसकी वजह से कुछ तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली आनी थी, लेकिन वो स्टैग्नेशन की एक किस्म की स्टेबिलिटी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अवाम में कुव्वत खरीद उनकी इतनी बुरी तरह मुतासर हुई है कि कंजम्पशन मुतासर हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बैंकों से कर्जे भी नहीं ले रहा। तो किस चीज के लिए हम किसकी इंतजार कर रहे हैं? सर सलमान शाह साहब, आपने एक बड़ा अहम कतई कलामी की बात एक नुक्ता उठाया कि 30 लाख आपका नौजवान वर्क फोर्स में दाखिल होने को तैयार है। तो आज वजीर खजाना ये फरमा रहे थे कि हुकूमत की तरफ से नौकरियों की बजाय नौकरियों के लिए इकोसिस्टम दिया जाएगा। एक तो हमें बजट में नई नई टर्म्स भी सुनने को मिलते हैं। ये जो इकोसिस्टम की बात की जा रही है, असूली तौर पर चले ठीक है, ग्लोबल साउथ के ममालिक ने पॉलिसी अपनाई, लेकिन क्या पाकिस्तान अब तक कोई इकोसिस्टम क्रिएट कर पाया? कोई कर सकेगा, दे सकेगा? किस तरह की रुकावटें हैं यहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम देने के लिए जो जॉब्स क्रिएट करके देगा? देखिए, एक बात तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने मान ली ना कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसने तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा। वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, गुर्बत भी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक भी कहता है गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं करोड़ों के हिसाब से लोग गुर्बत के नेट पे आ गए हैं। सो आई थिंक बेसिकली इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ कि इकोसिस्टम बनाना हुकूमत का काम है, लेकिन आप बना तो देना, दिखाएं क्या करना है। मसलन आप ये देखें कि आज से कई साल पहले 18th अमेंडमेंट आई थी। 18th अमेंडमेंट ने कहा था कि ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 40-50 मिनिस्ट्रीज लेके क्या कर रही है? क्यों नहीं उन्होंने 18th अमेंडमेंट के तहत इनमें से आधी मिनिस्ट्रीज जो है वो बंद कर दी? शाह साहब, पिछले 2 साल से आप राइट साइजिंग सुन रहे हैं, आपके ख्याल में दिक्कत कहाँ है? क्यों वो राइट साइजिंग नहीं हो सकी? और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये इकोसिस्टम देने में कौन रुकावट है? देखिए, हमारी इकोनॉमी एक पेट्रनेज इकोनॉमी है। मतलब हमें जो
ताकतवर लोग होते हैं उनको पेट्रनाइज करना है, उनको फायदा पहुंचाना है, हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बड़ा करना है, उसके कंट्रोल को और ज़्यादा करना है, उसकी मराद को इंक्रीज करना है, उस पे अखराजात करने हैं और अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, क्योंकि जितना भी आपका अखराजात हैं वो वर्ल्ड बैंक वो IMF कहता है आपने टैक्सों से इकट्ठे करने हैं। सो आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएं तो फिर वो टैक्स भी बढ़ता जाता है और टैक्स जो है वो गरीब के ऊपर गिरता है। और जो भी पाकिस्तान में यहाँ सैलरीड क्लास है या जो भी बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर गिरता है। सो ये इकोसिस्टम फेल हो चुका है। अब आपको ये मौका, बहुत अच्छा मौका था कि 25-26 IMF प्रोग्राम हो गए हैं, तो आप इकोसिस्टम को चेंज करें। तो नंबर 1 उसमें जो है वो आपको फेडरल गवर्नमेंट को 40-50 मिनिस्ट्रीज के बजाय 20 मिनिस्ट्री से गुजारा करना चाहिए, बाकी मिनिस्ट्रीज को बंद करना चाहिए, उनको गोल्डन हैंडशेक दें या उनको घर भेज दें और पैसे देते रहें, लेकिन डिपार्टमेंट और वो तो बंद करें ना, ताकि वो जो बिजली पानी का खर्चा है वो तो बंद हो और इसके साथ साथ इकोनॉमी को डीरेगुलेट करें। आपकी इकोनॉमी एक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, हर काम में ब्यूरोक्रेट का हाथ है और उनको रोका जाता है और हर्डल्स बहुत ज्यादा है। जो आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट के हर्डल्स हमें खत्म करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें डीरेगुलेट करना पड़ेगा और प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन हमें अक्रॉस द बोर्ड करनी शाह पड़ेगी। साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपसे पहले भी बात हुई, कुछ हफ्ते पहले भी, तब भी यही बात थी। क्या कल के बजट से कोई तवक्को रखें? आप खुद कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, पैट्रोनेजिक इकोनॉमी है, तो कोई तवक्को रखी जाए या माजी ही कल भी रिपीट होने जा रहा है सबके लिए? 90% चांस तो है कि माजी रिपीट होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें कोई नजर नहीं आया कि एक बहुत मेजर इकोसिस्टम में चेंज आएगा। ठीक है। या बिजली के निज़ाम जो इस वक्त टोटली ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है उसको आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक तरफ ठीक हो गया जी। बिजली में आप बिजली कह रहे हैं कि सोलर हम को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आपने क्लाइमेट चेंज का जो कर्जा IMF से एक एडिशनल लिया है उसमें आप ग्रीन। ठीक हो गया सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने को। बहुत कुछ पूछ रहे हैं, क्या कुछ कर भी पाएंगे, माजी दोहराएंगे? ब्रेक के बाद अपने पैनल की राय आपके सामने रखते हैं। शहजाद साहब, ऊपर सलमान शाह साहब को आपने सुना कि बजट किस किस्म का होगा, कोई तवक्को है कल आने वाले बजट से या आवाम रखें? अच्छा देखिए, दो चीजें और कह देता हूँ। डिजिटाइजेशन का जिक्र किया, उन्होंने कहा डेटा तब तक सही नहीं होता जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होती है इस इकोनॉमी की। अब वो मुझे नहीं पता कि शायद हमें किसी और मुल्क से कहना पड़ेगा कि आके करवा दो। दूसरी बात, एक जंग हुई पिछले दिनों 4-5 दिन की, उसका कुछ असर रहा होगा बिजनेसेस पे, इकोनॉमी पे, कुछ हमारे नुकसानात होंगे, कुछ हमारे अखराजात होंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारी ये जो पूरे सालाना इकोनॉमी के अंदर। इससे आपको पता लगता है कि कितनी जो हमें शक्ल दी जाती है, जो हमें बताया जाता है, ना उसका जिक्र है ना उसका कोई जमा करके बताया गया है, तो कितना ही ये एक सुपरफिशियल किस्म की हमें चीजें बताई जाती हैं। कल क्या तवक्को है? 3,000 अरब रुपए हमने सूबों को दे दिए हैं आने वाले बजट के अंदर, जिसके अंदर के वो कोई डेवलपमेंट, अपना जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर खर्च करेंगे। मुझे कोई सूबा किसी भी तरीके से जो एलोकेशन है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बता दे कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे लगा रहा है। ये 1000 बिलियन जो इनका प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत का, इसके ऊपर तो उन्होंने कह दिया ना कि डैम है, फलाना है, इस तरीके से 3-4 चीजें उन्होंने गिनवा दी। सूबे बता दें कि 3,000 अरब जो है जो उनके पास जा रहा है उसके अंदर क्या करेंगे। दूसरी बात, नौकरियां अगले वाले उसके अंदर पॉलिसी के अंदर नौकरियां कैसे क्रिएट होंगी। आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हो कि आम आदमी नौकरी, उसको नौकरी चाहिए, नौकरी होगी तो कुछ कर पाएगा ना। कहते हैं सर्विसेज सेक्टर पिछले साल आपका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं किया जितना तवक्को थी, और उसकी वजह बताते हैं कि आपकी कंजम्पशन जो थी वो लोगों ने खरीदारी कम की है, कुव्वत खरीद कम हो गई। नौकरियां नहीं होंगी तो कुव्वत खरीद नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, इन्फ्लेशन की वजह से भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि बुनियादी चीजें उनको पता है बीमारियां क्या हैं, लेकिन उनको हल करने का कोई फिलहाल नुस्खा उन्होंने हमें नहीं बताया। ज़ैगम साहब, बीमारियां सब पता है, क्या अवाम कोई तवक्को रखे या ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी अवाम को बकरा बनाए रखेगी? अवाम को सिर्फ तवक्को नहीं रखनी, अवाम को दबाव डालना है। अवाम को दबाव डालना है इस अशराफिया पे कि पाकिस्तान की अशराफिया
अब इसको एलीट इकानमी से अवाम की इकानमी बनाए, इसे इस तरीके से बढ़ाए कि गरीबों का भी उसमें फ़ायदा हो और गरीबों पर खर्च करे, पाकिस्तान में तालीम पर, सेहत पर खर्च करे, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाए। अब इससे मजीद अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि अशराफी अपने आप को पालती रहे और तमाम बोझ अवाम पर डालती रहे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, हमारे के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।